हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसके स्टडी पॉइंट्स। मैं शंकर। जैसा कि आपके लिए मैं वीडियो लाता रहा हूँ, अलग अलग जो कंटेंट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। आज हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th के लिए डिमांड का पार्ट 3। और इसमें मैंने जो आपको डिमांड के कई सारे टॉपिक मैंने अभी तक करा दिए हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में आपके पास पहले ही वीडियो अवेलेबल है। उस वीडियो को जरूर देखें और फिर इस पार्ट्स को देखें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में है। फिर भी जरा सा रिवीजन मैं करवा देता हूं, क्योंकि डिमांड पोर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जरा सा और पीछे से हल्का सा हिंट लेके और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जैसा मैंने डिमांड के लिए बेसिक एलिमेंट आपको बताए थे कि 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं। 4 बेसिक एलिमेंट्स में क्या क्या मैंने बताया था कि सबसे पहले विलिंग टू परचेज, और दूसरा हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, तीसरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और चौथा हो गया एबिलिटी टू परचेज, यानी उस कमोडिटीज को परचेज करने की आपकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए। तो ये बेसिक एलिमेंट है और इसी से डिमांड की डेफिनेशंस भी बनी पड़ी है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया हूंगा, वो देखिए। वहां भी मैंने बताया है कि डिमांड का क्या मतलब, सिर्फ डिजायर जो होता है वो डिमांड नहीं हो जाता। यदि हम डिजायर करें किसी चीज की और वो डिमांड हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। सपोज करिए कि कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है कार बनाने वाली, और वो इंडिया जैसे बहुत महंगी वाली कार की बात कर रहा हूं, सस्ती वाली की नहीं, जैसे मर्सिडीज वगैरह होते हैं, BMW है, तो इन सब तरह के जो कारें। अब उसका कोई सेल्स मैनेजर यहाँ आए और वो किसी से भी पूछे कि सर डू यू लाइक कार, मर्सिडीज कार, तो कोई भी ऐसा ही शायद होगा जो कहे कि नहीं मुझे लाइक नहीं है, मुझे पसंद है। और यदि आपसे पूछे कि डू यू वांट टू परचेज दैट कार, तो कहोगे आप मोस्ट ऑफ देम कि हाँ मैं चाहता तो हूं कि मैं खरीदूं। अब इस स्टेटमेंट को बेस बना के यदि वो कंपनी अपने हेड ऑफिस जाती है और अपने सीनियर को कहती है कि सर देयर आर मिरेकल इन इंडिया, कि इंडिया में तो मिरेकल है कि एवरीवन वांट टू परचेज दिस कार। अब वो कंपनी उस चीज को प्रोडक्शंस करना शुरू कर दे और बहुत सारा प्रोडक्शंस करके इंडिया के मार्केट में लाके रख दे, तो क्या उसके सारी चीज बिक जाएंगे, सेल हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों का उन्होंने सर्वे किया उनकी वो डिजायर थी, डिमांड नहीं थी। तो डिमांड कब होगी? जब विलिंग टू परचेज तो होगा, लेकिन साथ में परचेजिंग पावर भी तो होनी चाहिए। यदि उस चीज को खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, उसी को हम एबिलिटी टू परचेज कहते हैं, तो वो डिमांड नहीं हो सकती। ऐसा यदि करेगी वो कार कंपनी और ऐसे सर्वे को बेस बना के वो आके इंडिया में बल्क कर दे स्टॉक कि भाई सारे तो इंडिया के एवरीवन वांट टू परचेज मर्सिडीज और BMW, तो ऐसे केस में तो फिर क्या होगा, वो कंपनी की तो बहुत ही खराब स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। तो डिमांड होने के लिए जरूरत किस चीज की है? जरूरत है कि ये चारों एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो होनी चाहिए। इसीलिए डिमांड का जो डेफिनेशन है वो यही इसीलिए कहते हैं कि क्या, कि व्हेन अ कंज्यूमर विलिंग टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटीज एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, विद हिज गिवन इनकम इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इनमें चारों चीज आ गई। पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट किस चीज को कर रहा भी, तो वो कर रहा है अवेलेबिलिटी को, और विलिंग यानी डिजायर हो गई, इच्छा हो गई, और प्राइस तो है ही, प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो बताया ही हूं मैं आपको, विद हिज गिवन इनकम यानी परचेजिंग पावर। तो इसमें चारों ही चीज हैं, तभी वो डिमांड का डेफिनेशन बना है। अब लास्ट वीडियो में मैंने लॉ ऑफ डिमांड आपको बताए हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में आप देखो कि लॉ ऑफ डिमांड बता दिया। अब उसके बाद होता है कि रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो रीजन से पहले या इसमें एक और क्वेश्चन होता है, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप देखो कि डिमांड कर्व मैंने बताया ना, डिमांड कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है। ये हो गया डिमांड कर्व। इसको इस तरह के जो भी डायग्राम होंगे वो क्या हो गए, वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव रिलेशन। जैसे यहां पे यदि मैं प्राइस लेता हूं, ये देखिए आप ऐसे
ऐसे। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, यहां क्वांटिटी लेते हैं। तो प्राइस का इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? क्वांटिटी पे। किस पे? क्वांटिटी पे। तो इनवर्स रिलेशंस, यदि यही डायग्राम ऐसे होता तो उसको हम पॉजिटिव रिलेशन कहते। तो प्राइस का क्वांटिटी के साथ नेगेटिव रिलेशंस है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस ले लीजिए कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां आपने ये क्वेश्चंस देखा और देखो यही स्लोप डाउन, ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हो गया और ये फिर राइट। तो इसको नेगेटिव रिलेशंस विद प्राइस भी शो किया जाता है। तो एक तो ये रीजन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या इसका एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो कि व्हाई कंज्यूमर परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस भी ले लिया। तो आपको ये पूछा जाता है कि व्हाई कंज्यूमर परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल, या व्हाई कंज्यूमर परचेज लेस व्हेन प्राइस इंक्रीज, या इसी को हम रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। ये हो गया कि रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो जो भी लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताए हैं वो फंक्शनिंग कैसे करता है। तो ये सारे इतने तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या पूछा जा सकता है कि व्हाई कंज्यूमर परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल, या इसी को आप कह सकते हैं रीजन। तो रीजंस में आप चले जाइए। यदि इसका आंसर देखोगे आप तो आंसर इसका सिंपल है। पहला जो इसका है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो रीजंस हैं, पहला ही हो जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको कार्डिनल थ्योरी में बताया हुआ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी एवरी नेक्स्ट यूनिट गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन, यही बताया है। अब यहां पे कहोगे कि सर इससे क्या मतलब, तो बिल्कुल मतलब है। अब क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर यदि कोई नेक्स्ट यूनिट खरीदता है तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से तो हम जान चुके हैं कि एवरी नेक्स्ट यूनिट गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन। तो वो मोर यूनिट तब खरीदता है जब प्राइस कम होगा, क्योंकि उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होगी। तो वो कंपैरिजन विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी देखता है। उसमें यदि गुड्स की यूटिलिटी ज्यादा होती है मनी से तो ही खरीदेगा वो। तो नेक्स्ट प्राइस कब, जब प्राइस कम हो जाएगी तो गुड्स की यूटिलिटी बढ़ती है उसके एज कंपेयर, लेकिन वो नेक्स्ट यूनिट तभी खरीदेगा जब प्राइस फॉल होगा। तो प्राइस फॉल होने से क्या होगा कि वो नेक्स्ट यूनिट खरीदता है। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक रीजन है। ठीक, समझ में आ गया? आ गई बात कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है आपसे कि नेक्स्ट यूनिट आप तभी खरीदोगे या तभी मैंने कंज्यूम करोगे जब प्राइस फॉल होगा। यही हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मिला। क्यों मिला? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है ना कि नेक्स्ट यूनिट गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन। तो लेस सेटिस्फैक्शन के लिए आप ज्यादा पे क्यों करो? तो आप क्या करते हो, जब प्राइस फॉल होगा तब आप उसको खरीदते हो। तो एक रीजन तो ये हो गया कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या व्हाई कंज्यूमर परचेज फ्रॉम
परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल। तो पहला रीजन हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, दूसरी कहानी इसमें क्या आता है कि इसमें इनकम इफेक्ट भी आता है। क्या आता है? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट में क्या हो जाता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई नाउ कंज्यूमर कैन परचेज मोर यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी। जब प्राइस फॉल हो जाती है तो उसकी जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाता है। तो बढ़ने के कारण उतने ही पैसे से अब वो ज्यादा यूनिट खरीद सकता है। तो इसलिए जब प्राइस फॉल होगा तो वो ज्यादा, यानी उसका रियल इनकम इंक्रीज करता है। इसको आप कह सकते हो इंक्रीज इन रियल इनकम, रियल इनकम, या फॉल इन रियल इनकम। जब फॉल होगा तो क्या होगा? वो कम यूनिट खरीदेगा, यानी इंक्रीज का भी और डिक्रीज इन इनकम भी होगा। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो रियल इनकम आपका कम हो जाता है। तो नाउ यू कैन परचेज लेस यूनिट विथ सेम इनकम। तो इनकम इफेक्ट हो गया ये। हाँ, इन सब का डायग्राम आप देखोगे आगे में एक वीडियो में, जितने भी इस तरह के इसका जो इनकम इफेक्ट है, अब आगे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सबके डिमांड, सबके डायग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में हम जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको मैं बता दूंगा। तीसरा हो गया आपका कि इनकम इफेक्ट के बाद होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या है? अब आप देखो कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में आप देखेंगे कि इसको हम क्रॉस इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या हो गया? तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स मैंने आपको बताया हुआ है ना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है भाई? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसको हम एक दूसरे के जगह पे यूज करते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इससे आप कहोगे कि इसका क्या मतलब? तो बिल्कुल मतलब है। अब मान लीजिए टी है और ये कॉफी है, ठीक है जी। अब टी की प्राइस मान लीजिए इसकी बढ़ती है, टी की प्राइस इंक्रीज होगी, तो इसका इफेक्ट किस पे होगा? कॉफी के डिमांड पे। कॉफी का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। और प्राइस इसकी फॉल होती है तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? डिमांड फॉर कॉफी भी डिक्रीज होगा। ये क्यों होता है? तो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर। जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफी के तरफ लोग प्रेफर करेंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे है भाई? तो यू कैन यूज कॉफी इन प्लेस ऑफ टी एंड टी इन प्लेस ऑफ कॉफी, दैट्स व्हाई इट्स द सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आ गया, समझ में आ गई बात। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो गया, और फोर्थ जो होते हैं वो होते हैं वेरियस यूजेस ऑफ, वेरियस यूजेस कह सकते हो आप, वेरियस यूजेस। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल द कंज्यूमर स्टार्ट द वेरियस यूजेस। लाइक मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, मिल्क को ले लेते हैं। अब मिल्क को यदि मैं ले लूं तो मिल्क यदि मान लीजिए 50 या 60 रुपीज पर केजी है, पर लीटर या केजी, कहीं केजी में उसको दिया जाता है, कहीं लीटर में। तो 50 रुपीज पर लीटर यदि आपको मिल्क मिल रहा है या 60 रुपीज पर लीटर मिल्क मिल रहा है। अब 60 रुपीज पर लीटर की प्राइस यदि फॉल कर जाती है, मान लीजिए कि उसकी प्राइस हो जाती है 30 रुपीज पर लीटर, तो अब आप 60 रुपीज से 2 लीटर खरीद सकते हो, जो आपने इनकम इफेक्ट में देखा। अब क्या करोगे आप कि उसकी यूजेस, पहले मान लीजिए कि आप चाय हमारे घर में बनती थी और हम पीने में दूध को इस्तेमाल करते थे।
अब यदि वो सस्ती हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम उसका शेक भी बना लेंगे, मिल्क शेक भी बनेगा जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्वीट्स भी हमारे घर में दूध से बना हुआ, जैसे रसगुल्ला है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो मिल्क से बनते हैं। मिल्क केक बना लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें हम बनाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर जाता है, जैसे 60 रुपए है, 60 रुपीज है, वो 80 रुपीज हो जाएगा, तो वी रिस्ट्रिक्ट द यूजेस। हम क्या करते हैं, उसके यूजेज कम कर देते हैं। यानी कि दूध, चाय, यदि हम टी में दूध का इस्तेमाल करते हैं मिल्क का, तो हम क्या करेंगे, पहले जितना मिल्क यूज कर रहे थे उससे कम क्वांटिटी हम यूज करने लगेंगे। या पीने में हम यूज करते थे तो वो उसकी क्वांटिटी हम कम कर देंगे, यानी यूजेस हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इस तरह से वेरियस यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट्स प्राइस फॉल, कंज्यूमर स्टार्ट द वेरियस यूजेस। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, कंज्यूमर रिस्ट्रिक्ट द यूजेस। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है। तो इस तरह से आपका वेरियस यूजेस हो गया। और पांचवा इसका पॉइंट हो सकता है एंटर न्यू कंज्यूमर। एंटर न्यू कंज्यूमर। अब न्यू कंज्यूमर में क्या हो गया भाई, तो नए जो कंज्यूमर्स हैं वो पहले जो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, वो नाउ दिस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स नाउ कैन परचेज। अब वो इस चीज को परचेज कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए कि 60 रुपीज है, इनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो वो मिल्क नहीं खरीदते होंगे। वही यदि 40 या 30 रुपीज हो जाए, तो जो पहले कंज्यूम नहीं कर रहे थे, अब वो कोशिश करेंगे उसको यूज करने का, यानी नया कंज्यूमर मार्केट में एंटर हो गया। तो इस तरह से नए कंज्यूमर के आने से भी डिमांड बढ़ जाता है, और ये जैसे जैसे ये इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है क्वांटिटी हमारा बढ़ रहा है, जैसा लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो एक्सेट्रा और भी रीजंस हैं, लेकिन यही मेन रीजंस हैं आपके पास। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपसे पूछा जाता है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या वाई कंज्यूमर परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल, या रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो ये सारी आप रीजंस दे सकते हैं। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा इनकम इफेक्ट, तीसरा आपका सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, वेरियस यूजेस ऑफ द कमोडिटी एंड एंटर कंज्यूमर्स। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो है ही, साथ में लॉ ऑफ डिमांड भी है। तो लॉ ऑफ डिमांड भी उसको सपोर्ट करता है, क्या कि व्हेन प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। ये अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका एक्सेप्शंस बताएंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे सीक्वेंस में मैं बताते जाऊंगा। तो आप पहले इन कंसेप्ट को एंजॉय करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। जिस स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर पुश करें। जो भी कमेंट्स हो कमेंट सेक्शंस में जरूर कमेंट दें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी जैसे फ्रंट में बैठ के आप ट्यूशंस लेते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप एंजॉय करिए, वीडियो को देखते रहिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।